नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है और उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज अन्नदाता में। अगेती फूल गोभी की उन्नत किस्में और रोपाई तकनीक। विभिन्न फसलों में लाल मकड़ी कीट की रोकथाम के उपाय। अगेती सब्जियों की खेती से किसानों को अच्छी आमदनी हो जाती है, क्योंकि बाजार में मौसम से पहले आने वाली सब्जियों के दाम अधिक मिल जाते हैं। अगर फूल गोभी की बात करें तो ये भी एक लोकप्रिय सब्जी है, जिसकी अगेती खेती कर किसान इससे भी अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो चलिए फूल गोभी की अगेती खेती के बारे में जानते हैं कृषि विज्ञान केंद्र सुखेत जिला मधुबनी के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर सुधीर दास से। किसान भाई नमस्कार। किसान भाई, अभी हमारे किसान जैसे बिहार और झारखंड में खास करके आगात फूल गोभी की खेती करके बहुत बढ़िया अच्छी इनकम लेते हैं और वो मार्केट वैल्यू भी उसका बहुत अधिक रहता है। तो उसमें किसान भाई कुछ बिंदु पर ध्यान देने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो आप जान लीजिए किसान भाई, जो अभी बरसात का सीज़न है और आगात में टेम्परेचर भी अधिक होता है, तो उसके अनुसार आप प्रभेद का चयन कर लें। प्रभेद में आगात प्रभेद में किसान भाई कुमारी है, पटना अरली है, पूसा कतकी है, पूसा दीपावली है, हाजीपुर आगात है और शंकर किस्म में भी समर किंग करके आता है। ये भी बहुत अच्छी वैरायटी है। तो इसी में से किसी एक प्रभेद का चयन करके आप खेती कर सकते हैं। खेती के लिए किसान भाई दोमट और मिट्टी होनी जिसमें जीवाश्म की मात्रा भरपूर हो। साधारण फूल गोभी की खेती अच्छी जीवाश्म वाली उपजाऊ विभिन्न प्रकार की भूमियों में भी की जा सकती है, लेकिन फूल गोभी की अगेती किस्म की खेती के लिए बलुई दोमट मिट्टी वाली भूमि उपयुक्त होती है। इसके अतिरिक्त भूमि भी अच्छी जल निकासी वाली होनी चाहिए, जिसमें जल भराव की समस्या न हो तथा उत्तम जीवाश्म वाली मिट्टी हो, जिसका pH मान 5.5 से 6.8 के मध्य होना चाहिए। खेत की जुताई 2 बार मिट्टी पलटने वाले हल से करें। इसके बाद 2 बार कल्टीवेटर चलाएं और प्रत्येक जुताई के बाद पाटा अवश्य लगाएं। क्योंकि अभी बारिश का मौसम है और ऐसे में पौधों की रोपाई के लिए उठी हुई क्यारियां जरूर बनाएं। तभी आपका गोभी की फसल अच्छी होगी। और उसके लिए किसान भाई, जब आप पहली जुताई में कंपोस्ट का प्रयोग करें, पहली जुताई के समय ही आप किसान भाई 150 से 200 कुंटल प्रति हेक्टेयर कंपोस्ट का प्रयोग करें और अंतिम जुताई जब करने लगते हैं तो उस समय नेत्रजन फास्फोरस का प्रयोग करें। नेत्रजन जो है किसान भाई 120 kg प्रति हेक्टेयर, 80 kg फास्फोरस, 80 kg पोटास की जरूरत पड़ती है। तो नेत्रजन की आधी मात्रा और फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा अंतिम जुताई के समय खेत में बराबर मात्रा में छिड़काव करके आप जुताई करते हैं, पाटा के साथ जुताई करते हैं। किसान भाई ये जान लें कि बोरन का भी कमी होता है, खास करके फूल गोभी में। तो 10 से 15 किलो बोरन और 1 से 2 किलो मोलिडेनम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से प्रयोग करें। फूल गोभी की खेत में रोपाई जून से जुलाई के माह में करें। फसल को रोग और कीटों से बचाने के लिए रोपाई के पौध को उपचारित जरूर करें। इसके लिए कार्बेंडाजिम 2 ग्राम दवा का प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर 10 से 15 मिनट तक पौधों को जड़ों को डुबा कर रखें। इसके बाद खेत में उठी हुई क्यारियों पर पौधे की रोपाई करें। उसके बाद किसान भाई, अब जब नर्सरी तैयार कर लिए हैं या नर्सरी जब लगाते हैं, जून से जुलाई इसका सीजन होता है और रोपनी जुलाई से अगस्त तक करें। तो इस हिसाब से आप खेत की तैयारी कर लें। खेत की तैयारी करने के बाद 45 सेंटीमीटर का जो है रो रखें कतार से कतार, और उसी कतार पर 30 सेंटीमीटर की दूरी पर आप पौधे का रोपण कर दें।
और ये पौध का रोपण शाम के बेला में करें। फूल गोभी के पौधों को अच्छे से विकास करने के लिए नमी की आवश्यकता होती है, इसलिए इन्हें अधिक सिंचाई की जरूरत होती है। इसके लिए खेत में पौधों की रोपाई के तुरंत बाद इसकी पहली सिंचाई करें। मिट्टी एवं मौसम के आधार पर इसके पौधे की सिंचाई करते रहें। बारिश के मौसम में इन्हें जरूरत पड़ने पर ही पानी देना चाहिए। पौधरोपण के 4 से 6 सप्ताह पश्चात पौधों पर मिट्टी चढ़ा दें, जिससे फूलों के भार से पौधे टेढ़े न हो जाएं। अगर इस तरह से बताई हुई बात पर आप करते हैं तो जो ये आगात जो फूल गोभी की खेती करते हैं तो मार्केट में पहले आता है और 125 से 150 कुंटल आपको प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आपको मिलेगा और इनकम अच्छी मिलेगी। और ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। किसान भाइयों, खेतीबाड़ी के क्षेत्र में कई ऐसे कीट होते हैं जो कि विभिन्न फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसा ही एक कीट है लाल मकड़ी, जिसे रेड माइट के नाम से भी जानते हैं। ये कीट आकार में बहुत छोटा होता है, लेकिन इसकी तादाद अधिक होने पर ये फसलों को भारी नुकसान पहुंचाते हैं। खासकर भिंडी, बैंगन, लीची और गेंदे जैसी फसलों पर इनका आक्रमण अधिक होता है। तो इनका समय रहते नियंत्रण किस प्रकार करना है, जानते हैं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय जिला रांची के कीट वैज्ञानिक डॉक्टर रविंद्र प्रसाद से। कई तरह के फसल है, जो फसल हैं उसमें एक माइट नाम का एक बहुत सूक्ष्म जीवी प्राणी है, जिसका आक्रमण कई तरह की सब्जियों में और अन्य फसलों में होता है। ये फसलें हैं जितना भी लत्ती वर्गीय सब्जी है, जैसे कद्दू, झींगा, नेनुआ, लोबिया, फ्रेंच बीन, और जो दलहनी फसलें हैं जैसे मूंग, उड़द और भिंडी, सब्जियों में भिंडी, बैगन इत्यादि सबों में इसका प्रकोप काफ़ी होता है। माइट को हिंदी में बहुत जगह शुद्ध भाषा में बरूथी कहते हैं। एक कीड़ा नहीं है, कीड़ा से भिन्न एक अलग प्राणी है जिसमें 8 पैर होते हैं, 4 जोड़े पैर होते हैं, पंख नहीं होते हैं। किसी भी फसल में कीट या रोग लगने के कई कारण होते हैं। अगर उन कारणों को जान लिया जाए और बचाव के जरूरी उपाय कर लिए जाएं, तो हो सकता है फसल में कोई रोग या कीट लगे ही नहीं और किसानों का होने वाला खर्च भी बच जाए और उपज भी अधिक मिले। अगर माइट के संदर्भ में बात करें तो यह कीट धूल वाली जगहों को अधिक पसंद करते हैं, यानी जिस भी फसल की पत्तियों पर धूल इकट्ठा होगा वहाँ इसके प्रकोप की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा फसल में कम नमी रहने पर, पोषक तत्वों की कमी या अधिकता होने पर भी इनका प्रकोप बढ़ता है। खास करके जो जितने तरह की माइट हैं उसमें से लाल माइट, लाल मकड़ी माइट बहुत ही प्रमुख है। ये प्रारंभिक अवस्था में जब आक्रमण होता है, उस अवस्था में पौधों के पत्तियों के निचले सतह पर जाला बनाते हुए उसमें महीन महीन भूरे भूरे रंग का, लाल रंग का सूक्ष्म प्राणी विचरण करते रहता है। आप गौर से देखेंगे तब। और जो प्राणी होता है सैकड़ों की संख्या में पत्तियों पर होता है और पत्तियों के रस को बुरी तरह चूस डालता है। पत्तियों के अलावा पत्तियों की ऊपरी सतह पर भी होता है, कोमल डंठलों पर होता है, पुष्पकलियों पर होता है, यहाँ तक कि नवजात जो फल होते हैं उस पर भी होता है और सबों का रस चूस करके फसल को नुकसान करते हैं। खासकर गर्मी के मौसम में या बरसात के वैसी परिस्थिति में जब कई दिनों तक वर्षा नहीं होती है और तापमान बढ़ा रहता है वायुमंडल का, तो इस परिस्थिति में भी माइट का प्रकोप ज्यादा होता है। फसलों में रासायनिक दवाओं के प्रयोग की सलाह तभी दी जाती है जब फसल पर रोग या कीटों का प्रकोप बहुत अधिक हो गया हो। इसलिए फसल की निगरानी करते रहें। अगर यह कीट या कोई भी रोग कीट दिखे, तुरंत ही पहले समेकित तरीके अपनाएं। माइट की जहाँ तक बात है तो इस कीट का प्रकोप दिखाई देने पर प्रभावित भाग को हटा दे। फसल में नमी नहीं रहे तो सिंचाई कर दे। संभव हो तो फसलों पर पानी का छिड़काव करके भी इसे कंट्रोल कर सकते हैं, या नीम तेल 5 मिलीलीटर 1 लीटर पानी घोलकर छिड़काव कर सकते हैं। इन सभी उपायों के बावजूद भी अगर इन पर कंट्रोल नहीं हो रहा हो, तभी रासायनिक कीटनाशकों का इस्तेमाल करें।
तो इसके लिए सामान्य कीटनाशी जो बाज़ार में मिलता है उसका प्रयोग करने से उचित परिणाम नहीं मिल पाता है। इसलिए इसके लिए विशेष तरह का रसायन बाज़ार में उपलब्ध है, जिससे बरूथीनाशी या माइटनाशी रसायन के नाम से जानते हैं। उनके नाम कुछ हम हैं गिन रहे हैं। तो इनके जो नाम हैं वो नाम है स्पायरोमेसिफेन, जो बाज़ार में ओबेरॉन के नाम से उपलब्ध है। उसके अलावा प्रोपरजाइट नाम का रसायन है जो कि ओमाइट के नाम से उपलब्ध है, और डाइफेंथुरान नाम का एक रसायन है, वो भी कई नामों से बाज़ार में उपलब्ध है। तो इनमें से किसी एक रसायन का शाम की बेला में, खास करके इसलिए कि गर्मी के मौसम में और बरसात के मौसम में दोपहर के पहले बहुत तापमान अधिक होता है, तो उस अधिक तापमान की अवस्था में नहीं, बल्कि जब वायुमंडल का तापमान नीचे हो जाए और आसमान साफ रहे, उस परिस्थिति में, उस अवस्था में ही खड़ी फसल पर ओबेरॉन या ओमाइट का 2 ml प्रति लीटर पानी में घोल बना करके उसका पौधों पर इस तरह से अच्छी तरह से छिड़काव करें कि छिड़काव का घोल पौधों के दोनों सतहों पर, पत्तियों के दोनों सतहों पर पहुँचे और आपको माइट से होने वाले नुकसान के संबंध में अच्छा परिणाम मिले। तो इस तरह से इसका छिड़काव की पुनरावृत्ति हर 10 दिन के अंतराल पर आप कर सकते हैं। उचित तो ये होगा कि एक बार अगर ओबेरॉन का स्प्रे कर रहे हैं तो अगले बार ओमाइट का स्प्रे करें। तो ऐसा करके आप जो फसल आपके हैं उसमें जो माइट से बरूथी से नुकसान हो रहा है उसको रोक सकते हैं। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। गन्ना एक लंबी अवधि वाली फसल है जो कि अभी बढ़वार की अवस्था में है और अभी के समय में तेज बारिश और हवाओं के कारण फसल गिरने का डर बना रहता है। साथ ही कई बार ऐसे मौसम में कीट और रोग व्याधियों का प्रकोप भी बढ़ जाता है, जिससे उत्पादन में भारी कमी आ जाती है। इसलिए फसल की सही देखरेख करना जरूरी है, जिसके बारे में बता रहे हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर अभय कुमार। जिन किसान भाइयों ने ग्रीष्म शरदकालीन गन्ना का फसल लगाया होगा उन किसान भाइयों के खेतों में गन्ना अभी खड़ी अवस्था में होगी। चूँकि ये बरसात महीना है, इसमें कुछ शस्य कार्य करने की ज़रूरत होती है, जैसे खरपतवार का नियंत्रण करने के लिए निकाई गुड़ाई का कार्य कर। गन्ने की फसल खेत में 12 से 18 महीने तक रहती है। इसके साथ ही इसे अत्यधिक खाद और पानी की आवश्यकता होती है। ये परिस्थितियाँ खरपतवारों की वृद्धि एवं विकास में सहायक होती हैं। गन्ने की फसल में खरपतवार फसल की तुलना में 3 गुना खाद उपयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त खरपतवार नमी का एक बड़ा हिस्सा शोषित कर लेते हैं, साथ ही कीटों एवं रोगों के जीवाणुओं को भी आश्रय देते हैं। गन्ने में खरपतवारों की मुख्य समस्या बोने से लेकर मानसून शुरू होने तक रहती है। इस समय गन्ने के पौधे छोटे होते हैं तथा खरपतवारों से मुकाबला नहीं कर पाते हैं। इसलिए गन्ने की फसल को शुरू से ही खरपतवार रहित रखना जरूरी होता है। गन्ने की फसल में उगने वाले खरपतवारों को खरपी, हो और कुदाली से नष्ट किया जा सकता है। साथ ही 1-2 सप्ताह बाद गुड़ाई करने से खरपतवारों को नष्ट कर सकते हैं। दूसरी बात है कि मिट्टी चढ़ाना होता है। मिट्टी चढ़ाने से पहले यूरिया का जो मात्रा बचा हुआ है वो मात्रा जड़ में उपनिवेशित कर ले तथा समय समय पर इरिगेशन देते रहे, सिंचाई करते रहे, ताकि अगर मिट्टी में दरार आ जाती है तो हो सकता है कि दीमक का प्रकोप बढ़ जाए, कीट व्याधि का प्रकोप बढ़ जाए। उस खेत में अगर दीमक का प्रकोप होने की आशंका है, चांसेस है, तो उसमें 33 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से फ्यूराडॉन को उपनिवेशित कर सकते हैं किसान भाई। उसके बाद मिट्टी को चढ़ा लें। अब हो जाता है क्या कि बरसात में पानी जमने के कारण हो सकता है कि किसान भाइयों के खेतों में जो गन्ना लगा हुआ है वो उसकी गिरने की चांसेस लॉजिंग ज़्यादा हो सकती है।
तेज हवा के साथ बारिश होने पर गन्ने की फसल खेत में गिर जाती है, जिससे नुकसान होने की संभावना और भी बढ़ जाती है। इस स्थिति में फसल की बर्बादी ज्यादा होती है। इससे बचाव के लिए किसानों को रॉपिक और प्रोपिक यानी कि बंधाई का काम करने की आवश्यकता है। इस विधि में गन्ने की फसल के 2 से 3 झूर या पत्तियों को मिलाकर बांध दिया जाता है। गन्ने डंठल की बंधाई के बाद फसल का समूह मजबूत हो जाता है, जिससे इस पर तेज हवा का प्रभाव नहीं पड़ता और फसल गिरने से बच जाती है। दूसरी बात है क्या कि अभी जो बरसात आने से पहले कलिका रोग, जो स्मट, जिसको हम अंग्रेजी में स्मट कहते हैं, कलिका रोग का प्रकोप बढ़ जाता है, होने की चांसेस ज़्यादा हो जाती है। इस कलिका रोग के रोकथाम के लिए हम प्रोपिकोनाजोल 1 ml प्रति लीटर की दर से स्प्रे कर सकते हैं। मॉनसून आने के साथ ही गन्ने की फसल में रोग और कीट लगने की संभावना भी बढ़ जाती है। इस समय पोक्का बोइंग, स्टेम रॉट ज्यादा लगते हैं। पोक्का बोइंग रोग की शुरुआत में पत्तियां सिकुड़ने लगती हैं, फिर इसमें पहले पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, फिर पत्तियां जली भूरी होकर सड़ने लगती हैं। इससे बचाव करने के लिए सबसे बढ़िया उपाय है 1 ग्राम कार्बेंडाजिम दवा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करें, या फिर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 3 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी में घोलकर 15 दिन के अंतराल पर 2 छिड़काव करें। इसके लिए समय समय पर किसान भाई अपने खेत का निरीक्षण समय समय पर करते रहें। दूसरी बात है कि अभी बरसात का टाइम है, इसमें रूट बोरर और शूट बोरर का प्रकोप भी बढ़ जाता है। रूट बोरर और शूट बोरर के कंट्रोल के लिए या तो अगर एकाध गो रोग में निरीक्षण के दौरान अगर पाया जाता है तो एकाध पौधे में पाया जाता है तो उसमें उस पौधे को निकाल करके बाहर फेंक दें, नष्ट कर दें उसे, और उसमें क्लोरपाइरीफॉस 1 से 1.5 ml प्रति लीटर की दर से हर 10 से 15 दिन पर उसका स्प्रे कर दें। इससे और 3 से 4 दिन पर, हर 3 से 4 दिन पर ये निरंतर खेतों का निरीक्षण करते रहें। और विशेष जानकारी के लिए किसान भाई अपने कृषि विज्ञान के अपने नज़दीक के कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क करते रहें। वहाँ के वैज्ञानिकों के देखरेख में ही अपनी खेती करें। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज किसान का सवाल और उसका जवाब कुछ इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम महुआदर, जिला लातेहारी के कृषक संजय महतो ने। ये तिल की उन्नत बुवाई तकनीक के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो संजय महतो जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। अगर तिल की खेती में उन्नत प्रजातियों की बात की जाए तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे तो कंचन, जिसको जेटी के नाम से जानते हैं, जेटी 7। इसकी जो उपज है 6 से 7 कुंटल है। इसी तरह यदि अपन बात करें TKG 21, TKG 22, TKG 55, इनमें सभी में लगभग 6.5 से 7 कुंटल प्रति हेक्टेयर उत्पादन है और पकने की अवधि भी इनकी वही 85 से 90 दिन है। और तिल की फसल के लिए सबसे पहले हम भूमि का चुनाव करते हैं। भूमि अच्छी दोमट मिट्टी हो, हल्की रेतीली दोमट मिट्टी चलेगी। सामान्यतः तिल की फसल सभी प्रकार की मिट्टी में उगाई जा सकती है, बशर्ते इसके लिए pH मान 5.5 से 8.0 तक उचित होता है। इस तरह की मिट्टी में अपन तिल की फसल आसानी से ले सकते हैं। किसान भाइयों, खेत की तैयारी के लिए मिट्टी पलटने वाले हल से एक जुताई की जाती है। उसके बाद 2 से 3 जुताइयां देशी हल या कल्टीवेटर से करके प्रत्येक जुताई के बाद खेत में पाटा चलाना आवश्यक है, जिससे ढेले टूट जाते हैं और भूमि में नमी का संरक्षण भी होता है। बुआई के समय खेत में पर्याप्त नमी का होना आवश्यक है। अंतिम जुताई करते समय गोबर की खाद, अच्छी पकी हुई खाद 10 टन प्रति हेक्टेयर की दर से
डालकर और अंतिम जुताई कर लें। इसके बाद बात करें अपन इसमें NPK, नाइट्रोजन, पोटास, फास्फोरस की जो मात्रा है इसमें 30-40-20 है। 30 किलो नाइट्रोजन, 40 किलो फास्फोरस और 20 किलो पोटास। इस तरह से अपन खाद का मैनेजमेंट करते हैं और इसमें जो नाइट्रोजन है वो आधी मात्रा बुवाई के समय और बाकी बाद में फिर छिड़काव करें। पोटास और फास्फोरस की मात्रा पूरी बुवाई के समय पे दे दें। यदि सल्फर की कमी आ रही है तो 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से सल्फर का छिड़काव उसमें ज़रूर करें। इसके बाद बात करें अपन बीज की, तो बीज दर इसकी 5 किलो प्रति हेक्टेयर रहती है। 5 किलो का उपयोग कर सकते हैं। यदि हम सीड ड्रिल से बुवाई करें, लाइन सोइंग करें तो उसमें बीज दर और कम हो सकती है। इसके बाद बात करें अपन बीज उपचार की, तो इसमें बीज उपचार आवश्यक है क्योंकि फफूंद से नुकसान हो जाता है पौधे को। इसके बाद जो बीज उपचार करेंगे उसमें थायरम या बाविस्टीन 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज से बीज उपचार करें। इसके बाद थायोमेथाक्जाम 1 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज में उपचारित करें। इसके बाद PSB और राइजोबियम कल्चर 5-5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज में उपचारित कर इसको आधा घंटे के लिए छाया में सुखाने के लिए रख दें। सुखाने के बाद लाइन से बुवाई कर सकते हैं। किसान भाइयों, खरीफ मौसम में तिल की फसल से अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए इसकी बुआई सीड ड्रिल मशीन द्वारा करनी चाहिए। तिल की बुआई करते समय कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर और कतारों में पौधों से पौधों की दूरी 10 सेंटीमीटर रखते हुए 3 सेंटीमीटर की गहराई पर बुआई करें। इसके बाद अपन बात करें खरपतवार नियंत्रण की, तो तिल की फसल में खरपतवार नियंत्रण का सबसे अच्छा साधन है कि हम निंदाई गुड़ाई करें। निंदाई गुड़ाई करके ही इसके खरपतवार निकालें। इसके लिए 20 से 25 दिन में पहली निंदाई गुड़ाई करें और दूसरी निंदाई गुड़ाई 40 से 45 दिन के आसपास निंदाई कर या डोरा चला दें या खुरपी से या हैंड हो आता है, हैंड हो चला दें। जो भी किसान भाइयों के पास सुविधा उपलब्ध हो उसके द्वारा अपन निंदाई गुड़ाई कर सकते हैं। इसके बाद बात करें जल प्रबंधन की, मिट्टी की नमी देखते हुए उस हिसाब से सिंचाई करें और इसमें विशेष ध्यान दें कि जल भराव नहीं होने पाए। यदि जल भराव होगा तो फसल बहुत जल्दी गलन पकड़ लेती है और फसल नष्ट होने लगती है। इसलिए उचित जल प्रबंधन के लिए उचित जल निकास बनाकर रखें और ऐसे खेतों का चयन करें जहां पानी जमता नहीं हो, पानी रुकता नहीं हो, ऐसे खेतों का चयन करें। और आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512 और साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088926163 पर सोमवार से लेकर शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।